हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ करते हैं आपके सिलेबस की 100% पूरी पूरी कवरेज आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। खैर, तो आज करनी है एक नए चैप्टर, शानदार जानदार चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत। चैप्टर नंबर 10 सब्सिडरी बुक, किसी किसी बुक में लिखा होता है स्पेशल पर्पस बुक, एक खास तरह की पर्पस वाली बुक बनाने वाले हैं हम। तो चैप्टर नंबर 10 सब्सिडरी बुक क्या होता है जी, सब्सिडरी बुक क्या नहीं, तो वो जरा देखना है, जानना है, समझना है। तो सब्सिडरी बुक अलग अलग तरह की होती हैं और ऑब्वियसली फिलहाल के लिए तो नज़र आ ही रहा है कि हम लोग आज की डेट में एक खास तरह की किताब, एक अकाउंट्स का एक नया डॉक्यूमेंट पढ़ने वाले हैं, कैश बुक नाम का। अभी तक हमने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट पढ़ लिए हैं, एक अकाउंटिंग इक्वेशन जो रियल लाइफ में बनाई नहीं जाती, एक जर्नल नाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसके बगैर तो कुछ मुमकिन ही नहीं है, जिसके बेसिस पे ही तो लेजर नाम के भारी भरकम लंबे लंबे डॉक्यूमेंट बनते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज अ कैश बुक, कैश बुक। तो खैर, आज की क्लास के अंदर यही बात करनी है जी, हमारी सब्सिडरी बुक क्या होती है, कितने तरह की होती है, क्या काम है इनका, और कैश बुक बनाई कैसे जाती है। क्या कोई मुश्किल बातें? कतई भी नहीं। हमारा तो काम ही है सारी की सारी बातों को आसान बना देना, तो बना देंगे जी बहुत ज़्यादा आसान। तो सबसे पहले सब्सिडरी बुक का मतलब समझते हैं। सब्सिडरी मतलब क्या होता है? तो सब्सिडरी मतलब होता है आपका हेल्पिंग, यानी एक तरीके से हेल्पिंग बुक होती हैं जो आमतौर पे एक हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है जहां जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाए जाते हैं हमारे, उसी ही एंटायर प्रोसेस के अंदर बीच में कुछ हेल्प करने के लिए कुछ सेपरेट डॉक्यूमेंट, ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़्यादा मेन ट्रांजैक्शंस हैं। एक बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा मेन ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं? तो गुड्स का खरीदना, गुड्स का बेचना, गुड्स का बेचना, और एक कैश इज द किंग। कैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। तो कैश के लिए सभी की सभी ट्रांजैक्शन सेपरेटली एक अलग डॉक्यूमेंट के अंदर रिकॉर्ड की जाएं, इसलिए ही उसको डेजिग्नेट करने के लिए अलग से एक खास किताब आप लोगों के लिए बना दी गई है, विच इज अ कैश बुक, जो रिकॉर्ड करेगी ऑल कैश ट्रांजैक्शन। जितनी भी ट्रांजैक्शन ऑन द स्पॉट सेटल हो जाएंगी, वो सभी ट्रांजैक्शन आपकी यहां पर रिकॉर्ड कर ली जाएगी। वो बात अलग है कि कैश बुक आपकी दो तरीके की होती है, याद रखिएगा। आज की क्लास में पहले तरह की कैश बुक हम पढ़ेंगे जो है सिंपल कैश बुक, जो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करती है मेरे बाबू। जबकि जो बाद में हम पढ़ेंगे एक दूसरी तरह की कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक पुकारते हैं हम उसे, उसमें दो कॉलम बनाए जाते हैं मेरे बाबू। तो क्यों बनते हैं हमारे दो कॉलम? क्योंकि कायदे से एक बिजनेसमैन के लिए सिर्फ कैश ही एक कीमती चीज नहीं है, बल्कि कैश भी बहुत जरूरी है। और आजकल तो बैंक बहुत जरूरी हो गया है। मैक्सिमम पैसा जो हम अपने क्लाइंट कस्टमर से लेते हैं वो अपने बैंक अकाउंट में ही लेते हैं, और मैक्सिमम पेमेंट भी जो बिजनेस के अंदर की जाती है वो कैश के माध्यम से नहीं, फिजिकल कैश के माध्यम से नहीं, बल्कि यूपीआई पेमेंट कर देते हैं जी सर जी आजकल। तो मैक्सिमम जो पेमेंट है वो तो बैंक अकाउंट से ही पे की जाती हैं। तो डबल कॉलम कैश बुक विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कैश बुक, तो जो कैश और बैंक दोनों का ही रिकॉर्ड मेंटेन करके चलेगी। जो सिंपल कॉलम कैश बुक जो हम आज की क्लास में डील करेंगे, सबसे पहले पार्ट 1 में डील करेंगे, तो वो है सिंपल कॉलम कैश बुक। एंड याद रखना, दिमाग में बिठा लो बहुत अच्छे से, सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक इज सो सिंपल। बहुत आसान सी है, बहुत ही प्यारी सी है। ऑब्वियस सी बात है कि जो परचेज गुड्स है वो परचेज का डेटा रिकॉर्ड करेगी। परचेज रिटर्न बुक, जो सामान खरीदने के बाद आपको पसंद नहीं आया, आपने वापस कर दिया। अब आप लोगों को लगता होगा ये ट्रांजैक्शन तो चुनिंदा होती होंगी, एक बिजनेस के अंदर ये ट्रांजैक्शन बहुत होती है, ठीक ठाक होती है, काफ़ी होती हैं। एक बिजनेस के अंदर ऐसी होने वाली, फ्रिक्वेंट बेसिस पे होने वाली जो भी ट्रांजैक्शन होती है, सबकी अलग अलग डेजिग्नेटेड बुक बना दी जाती है जी सर जी। यानी परचेज, जब जब हम सामान खरीदते हैं परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। सामान खरीदा हुआ सामान वापस करते हैं परचेज रिटर्न बुक में। सामान बेचते हैं जब जब कस्टमर को, तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। वही सामान अगर वापस कर देते हैं तो सेल्स रिटर्न बुक में मेरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है मेरे बाबू। एक बीआर और बीपी नाम की बुक भी है, ऑल्दो हम इसे बनाना कुछ खास नहीं सीखेंगे, सिलेबस का इतना हिस्सा नहीं है हमारे। लेकिन हाँ, जब कहीं भी बात आएगी कि सब्सिडरी बुक कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहला थियोरेटिकली एस्पेक्ट आप लोगों के लिए यही है, ध्यान रखना अच्छे से कि कौन कौन सी सब्सिडरी बुक होती है। सब्सिडरी बुक का काम क्या है? मेन एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस को एक हेल्प प्रोवाइड करना।
कौन कौन सी होती हैं सब्सिडरी बुक? सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न आप लोगों का यही है। तो कैश बुक जो दो तरीके की है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। फिलहाल आज की क्लास में सिंगल कॉलम कैश बुक डील करेंगे, उसके अलावा ये भी कुछ हमारी हैं जो हम ऑब्वियसली अपकमिंग आने वाले पार्ट्स, आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर नंबर 10 के बाद में चैप्टर नंबर 11 होगा वो इन सारी की सारी बुक्स को कवर करने वाला है। ये आपका चैप्टर नंबर 11 होने वाला है जी, ध्यान रखिएगा। और ये कैश बुक अकेली चैप्टर नंबर 10 को कंप्राइज करती है मेरे बाबू। तो ऐसे करके बातें हैं, यानी कि जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें सिर्फ कैश बुक की बातें पढ़नी है आपको। इस चैप्टर को नॉर्मली आप लोगों की बुकों में लिखा होगा, क्या लिखा होगा? स्पेशल पर्पस बुक पार्ट फर्स्ट, स्पेशल पर्पस बुक पार्ट फर्स्ट। तो ये बेसिकली कैश बुक है जिसके अंदर हम दो तरह की किताबें पढ़ेंगे, मेनली सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। एक अगला चैप्टर आएगा स्पेशल पर्पस बुक यानी सब्सिडरी बुक पार्ट सेकंड, जिसके अंदर आप इतनी सारी किताबें पढ़ोगे। मैं कहे सर जी ये तो नाइंसाफी है एक चैप्टर में एक किताब और दूसरे में इतनी सारी किताब। तो वो बाकी की जो बुक हैं वो बहुत आसान है। और क्या कैश बुक बहुत मुश्किल है? अरे ना, कहाँ। कुछ आसान है तो वो आसान है, जो मुश्किल होगा तो उसे आसान बना देंगे। यही तो हमारा काम है। तो आप सुनते जाइए, हम बोलते जाएंगे, करते जाएंगे। तो आओ बोले प्रेम से राधे राधे, और इसी के साथ आओ जरा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो दिखने में कैसे से होते हैं जी कैश बुक के क्वेश्चन? तो जैसे आम पुराने क्वेश्चन हुआ करते थे कि आपको ढेरों सारी ट्रांजैक्शन अलॉन्ग विद द डेट एंड अमाउंट दी हुई होती हैं। तो देखने में तो जो सर जी क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। बोला हुआ होता है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ बुक्स ऑफ रिपिंदर। रिपिंदर कौन है? बिजनेसमैन का नाम है। कहां रिकॉर्ड करनी है? सिंगल कॉलम कैश बुक। और साथ में कह रही हैं इसे बैलेंस भी कर दो। अब बैलेंस भी कर दो मतलब जैसे लेजर के अंदर हम बैलेंसिंग किया करते थे, कुछ बैलेंसिंग फिगर निकाला करते थे, तो ऐसे ही यहां पर भी हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी है मेरे बच्चा। खैर अगर बाई चांस किसी ने लेजर नहीं भी सीखा हुआ तो कोई खास परेशानी की बात नहीं है। वो जो बैलेंसिंग की बात है वो बहुत छोटी और आसान बात है, उसे बड़े ही प्यार से सलीके से सीख जाएंगे हम लोग, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। तो चलिए जी इसी के साथ में करते हैं बातों की शुरुआत। तो देखो कैश बुक के क्वेश्चन करने के लिए आपको बस इतनी सी जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी ट्रांजैक्शन को पढ़ के क्या हम समझ पा रहे हैं कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कैश बुक के अंदर कैश को छोड़कर बाकी चीजें मायने नहीं रखती। जैसे मशीन परचेज इन कैश, जैसे मशीन मैंने खरीदी है तो इससे पैसा आएगा कि जाएगा? बताओ, पैसा आएगा कि जाएगा? मशीन परचेज इन कैश, सर जी मशीन खरीदने से तो पैसा जाएगा, आपको बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी। मशीन फ्री में नहीं आएगी, तो बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो पैसा जाएगा सर जी। और वैसे देखा जाए तो मशीन आएगी। बट कैश बुक चैप्टर पढ़ते वक्त आपको सिर्फ कैश के पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो यहां जो हमारा लेना देना है मेनली सिर्फ कैश से है कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। मशीन खरीदने से पैसा जाता है तो बस हमारे लिए इतनी बात रिलेवेंट है। आ क्या रहा है ये बात यहां हमारे लिए रिलेवेंट नहीं बनती। तो अगर सपोज करो हल्का फुल्का सा मैं सभी ट्रांजैक्शन को रीड करूं तो देखो सबसे पहले यानी मैं यहां पर मेजरली कैश बुक के अंदर आप लोगों को जो कहूंगा, आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो प्रिंसिपल्स, अपने जो रूल्स बनाने वाले हो कि आपको मेनली सोचना कैसे है कैश बुक के क्वेश्चन के अंदर, तो आपको सिर्फ दो डिसीजन लेने हैं। दो डिसीजन कि वेदर इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। बस इतनी सी बातें हैं। हर ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, सिर्फ इतना सोचना है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बस इतनी सी बातें। अगर पैसा आ रहा है तो आपको डेबिट करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये तो हम जर्नल में भी पढ़ चुके हैं कि अगर कैश आता है तो डेबिट होता है, बिकॉज कैश इज योर एसेट। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा। तो कैश आ रहा है तो वो डेबिट किया जाएगा, कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट किया जाएगा। कैश का लेना देना है। अब कैश बुक बनाते वक्त कैश का लेना देना नहीं होगा तो और किसका है, और किसका लेना देना होगा मेरे बच्चा? तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सिर्फ कैश के पर्सपेक्टिव से ही सोच के चलना है। तो अगर अपेरेंटली मैं हल्का फुल्का सा रीड कर रहा हूं तो जैसे बिजनेसमैन ने बिजनेस शुरू किया है तो इससे बिजनेस में पैसा आया है, तो पैसा आया है तो इनफ्लो हुआ है, तो ये तो डेबिट साइड में होना चाहिए। ठीक है जी। फॉर्मेट क्या होगा कैश बुक का, कैसे हम शो करने वाले हैं, कैसे हम दिखाने वाले हैं, वो अभी देखते हैं। वो बहुत आसान सा काम है। अभी के लिए तो सिर्फ अपेरेंटली हमें कुछ कंक्लूजन बनाने हैं। तो पैसा आ रहा होगा बिजनेस में, बिजनेसमैन की जेब से तो जा रहा है, बट बिजनेस में पैसा आ रहा है तो अकॉर्डिंगली डेबिट किया जाएगा। फर्नीचर खरीदा है, भैया खरीदने पे तो चाहे आप फर्नीचर खरीदो, चाहे गुड्स खरीदो, चाहे जो मर्जी खरीदो, तो हमेशा तो पैसा जाएगा ही। पैसा जाएगा तो क्रेडिट किया जाएगा।
और किसे क्रेडिट किया जाएगा? कैश को। और यहां बस हमें कैश से ही लेना देना है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार, हजार बार, हर बार यही कहूंगा। क्या कहूंगा? कि कैश बुक के चैप्टर में कैश से लेना देना है, बाकी दुनिया जाए तेल लेने, हमें क्या लेना देना। ठीक है जी, सीधी सी बात है। तो ऑब्वियसली इस तरह की बाकी की गैर जरूरी बातें तो अपने दिमाग में लाइएगा भी ना कि हाँ सर जी फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर तो आ रहा है, हमें क्या लेना देना। फर्नीचर खरीदने से पैसा जा रहा है, बात खत्म हो जाती है हमारे लिए। चलो जी, तो पेड फ्रेड, भैया पे करने से पैसा जाएगा तो ऑब्वियसली अगेन क्रेडिट ही होगा। जब जब पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। सोल्ड, भैया जैसे खरीदने से पैसा जाता है, जब कभी भी आप कुछ भी चीज खरीदते हो तो पैसा जाता है, बेचने से पैसा आता है, आता है, वो आएगा। पेड टू रमेश, पेड टू रमेश, पे करने से पैसा जाता है, जाता है, जाएगा। सोल्ड, फिर से बेच दिया तो आएगा, आने वाला, आएगा। पेड वेजेस, पैसा जाएगा, जाने वाला, जाएगा, है ना। और परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, भैया यहां ना आने वाला आएगा, ना जाने वाला जाएगा, फिर होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। है सर जी ये क्या कह रहे हो? खैर, तो परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, अब जब उधार में खरीदा है तो ये तो एक उधार की ट्रांजैक्शन है जिसमें ऑब्वियसली कोई पैसा ना आए, आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो खरीद रहे हो, खरीदते वक्त तो पैसा जाता है, बट पैसा जाता है, बट तब जब आप कैश में खरीदते हो, कैश में खरीद रहे हो, कैश में खरीद रहे हो, तो तब जाएगा ना पैसा। तो अगर आप उधार में खरीद रहे हो तो ना पैसा आएगा, ना जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या होगा सर जी? फिर कुछ भी नहीं होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। सीधी सी बातें। कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जो ऑन द स्पॉट सेटल हो गई हैं। तो ऐसे करके कुछ बातें हैं मेरे बाबू। तो यानी ये आपकी रिकॉर्ड की ही नहीं जाएगी। तो उम्मीद करूंगा सबसे पहले जो बेसिक प्रिंसिपल है कैश बुक का वो जरूर समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है जी। और सबसे आखिरी पेड रेंट बाय चेक, अगेन पेड, पेड तो पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ऐसे करके बातें हैं। ठीक है जी। तो यानी हर ट्रांजैक्शन को पढ़ के आपको सोचना क्या होता है? सबसे पहले सोचने का मैं प्रिंसिपल दे रहा हूं। सोचना सिर्फ इतना है कि पैसा आएगा या जाएगा, आएगा या जाएगा। अगली बात है कि भैया सर जी कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, कैसे शो किया जाता है। तो अब जरा उन बातों को करते हैं। तो कैश बुक का कैसा होता है फॉर्मेट? जिस लेजर जैसा होता है, लेजर जैसा। क्या कोई भी अंतर है? कोई अंतर नहीं है। और अगर किसी ने लेजर का फॉर्मेट नहीं किया, किसी ने लेजर चैप्टर ही नहीं किया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या होता है आपको? आपको अपने एंटायर पेज को बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट देना होता है। जैसे पहला हिस्सा ये रहा यहां से लेकर यहां तक, और दूसरा हिस्सा ये रहा यहां से लेकर आगे। ये जो ये वाला हिस्सा है ये आपकी डेबिट साइड को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर आप डेट भी लिखेंगे, यहां पर्टिकुलर्स भी लिखेंगे, और यहां आप अमाउंट भी लिखेंगे, अमाउंट भी लिखेंगे। बिल्कुल जैसे यहां लेफ्ट हैंड साइड में हमने काम किया है कि डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे ही आपको राइट हैंड साइड में करना है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड रिफ्लेक्ट हो रही है, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड रिफ्लेक्ट हो रही है, ये आपकी डेबिट साइड को रिफ्लेक्ट करती है हमेशा। एक अकाउंट के अंदर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इज रिफ्लेक्टेड बाय डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज रिफ्लेक्टेड बाय क्रेडिट साइड। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, संस्कार में लेके आ जाइए और बोलिए प्रेम से राधे राधे। खैर, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड को रिफ्लेक्ट करता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड को रिफ्लेक्ट करता है। मेरे बाबू ध्यान रखना। इसके अलावा जो लेजर, अब जिसने लेजर कर लिया, जिसने लेजर कर लिया वो लोग जानते हैं कि यहां पर हम कुछ जर्नल फोलियो दिखाया करते थे, बट यहां पर हम जर्नल फोलियो नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लिखा करते हैं मेरे बाबू लेजर फोलियो ही, लेजर फोलियो ही। तो यहां आपको कोई जर्नल फोलियो नहीं लिखना, यहां तो लेजर फोलियो यानी एलएफ ही लिखेंगे। और आता तो कुछ नहीं है इस कॉलम के अंदर, तो ये बात तो बहुत काम की तो नहीं है, बट ठीक है फिर भी गलती से भी जेएफ ना लिख दीजिएगा जैसे लेजर में लिखा करते थे। फॉर्मेट लेजर जैसा है बट जेएफ नहीं, एलएफ लिखना है। तो देखो सर जो फॉर्मेट जो होता है वो तो ऐसा होता है, और इसको आप क्या बोलते हो? उसको आप सिंपल कैश बुक बोलते हो, सिंपल कैश बुक। अब ये सिंपल कैश बुक क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ऑब्वियसली शुरुआत में मैंने बोल दिया था कि आपको सिर्फ सिंपल कॉलम कैश बुक नहीं बल्कि एक डबल कॉलम कैश बुक भी पढ़नी है। ये जो सिंपल कैश बुक है इसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं, सिंगल कॉलम। ठीक है जी। तो सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक एक ही बात है,
ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, एक ही बात है। डबल कॉलम कैश बुक आपको अलग से पढ़ने को मिलेगी, जो आपको अपकमिंग पार्ट आगे पढ़ने को मिलेगी। खैर, तो अब आपको करना है क्या, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। पीछे हमने क्वेश्चन में जहां जहां जो जो लिखा है कि हाँ भाई ये डेबिट में आएगा, डेबिट में आएगा, तो उसे तो आप यहां दिखाओगे लेफ्ट हैंड साइड में। और जो जो हमने लिखा है कि पैसा जाएगा, जाने वाला जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, तो वो उसे आप इधर दिखा दोगे। और लेजर करते वक्त हमने बोला था कि जब कभी भी डेबिट साइड में आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो तो उसे टू नाम से करते हो, और जब कहीं भी क्रेडिट साइड में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो तो उसे बाय नाम से करते हो। तो भाई ये है थोड़ी सी कस्टमरी बातें, ट्रेंड की बातें कि अगर आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हो तो टू नाम से रिकॉर्ड करो, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हो तो बाय नाम से करो। ठीक है जी, ओके। तो जरा आराम से पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया। हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत भली भांति जानते हैं, हम क्या जानते हैं हम कि जब जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो जो जर्नल एंट्री होती है वो कैपिटल के नाम से होती है, कैपिटल के नाम से होती है। तो कितना पैसा लगाया बिजनेसमैन ने, 2 लाख रुपए लगाए हैं, बिजनेस में पैसा आया है, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। किस नाम से, कैपिटल नाम से। तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, और 2 लाख रुपए यहां पर डेबिट साइड में आ जाएगा। जब जब पैसा आएगा डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो, जब जब पैसा जाएगा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करो। जब जब पैसा आएगा डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो, जब जब पैसा जाएगा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करो। बस हो गई कैश बुक आपकी, बस इतनी सी बात है आपकी, है ना। और भैया अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है तो पूरी पूरी वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी आपको। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली पैसा जा रहा है, किस बात का जा रहा है, फर्नीचर के बात का जा रहा है। फर्नीचर खरीदा है जी सर जी हमने, तो ठीक है, हम जानते हैं जब जब फर्नीचर खरीदा जाएगा, पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर नाम से ही एंट्री आएगी, बाय फर्नीचर। भाई मशीन खरीदेंगे तो बाय मशीन, फर्नीचर खरीदेंगे बाय फर्नीचर, मशीन बिल्डिंग खरीदेंगे बाय बिल्डिंग। 2 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, 50,000 का खरीदा है, तो 2022 जनवरी 2 और 50,000 का खरीदा है हमने। बस ऐसे करते जाने, और काम ही क्या है, करना ही क्या है, बस इतना सा काम है। अगले में क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो बाय फर्नीचर, मशीन खरीदूंगा तो बाय मशीन, बिल्डिंग खरीदूंगा तो बाय बिल्डिंग, और गुड्स खरीदूंगा तो क्या बाय गुड्स। बिल्कुल नहीं। जर्नल एंट्री करते वक्त सीखा था हमने कि गुड्स परचेज के केस में तो गुड्स अकाउंट नहीं बल्कि परचेजेस अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता है। ये जर्नल एंट्री में सीखा था हमने। देखो जर्नल तो कहा था मैंने, जर्नल के बगैर कुछ नहीं होगा आपका। तो जर्नल में जो जो बातें सीखी थी वो तो आपको आगे अप्लाई करनी है। तो गुड्स के केस में तो हम परचेजेस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं मेरे बाबू। तो 3 तारीख को हमने 30,000 का सामान, 30,000 का सामान खरीदा है, तो जनवरी जो 3rd की मेरी ट्रांजैक्शन होगी वो माना मैंने गुड्स खरीदे हैं, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड करूंगा बाय परचेजेस नाम से। जब जब अगर गुड्स खरीदे जाते हैं तो तब तो परचेजेस लिखा जाता है ना, सीधी सी बात है। तो 30,000 रुपए का सामान खरीदा है तो ये ऐसे। इसके अलावा जब जब मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा तो बाय नाम से लिखूंगा, डेबिट में लिखूंगा तो टू नाम से लिखूंगा, ऐसे करके बातें हैं। इसके अलावा क्या पे किया है, फ्रेट पे किया है, तो ठीक है फ्रेट पे किया है तो बाय फ्रेट। 5 तारीख को 500 रुपए का पे किया है, ठीक है जी ओके। तो जनवरी 5 बाय फ्रेट, बाय फ्रेट। कितना पे किया है, 500 रुपए का पे किया है, तो ठीक है जी ओके, 500 रुपए यहां पर लिख देते हैं इस तरीके से। इसके अलावा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा आएगा या जाएगा, पैसा तो आ रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा इस बार, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा 7 जनवरी को 28,000 का सामान बेचा है, तो 7 जनवरी 7। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि देखो गुड्स अगर खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट इस्तेमाल किया जाता है, और बेचते हैं तो क्या किया जाता है, तो किया जाता है सेल्स अकाउंट। अगर कभी भी आप, जैसे परचेज के केस में मैंने कहा था, ऐसी सेल्स के केस में कहूंगा, मशीन बेच रहे हो तो मशीन लिखो, फर्नीचर बेच रहे हो तो फर्नीचर लिखो, बिल्डिंग बेच रहे हो तो बिल्डिंग बेचो, बिल्डिंग लिखो। लेकिन अगर गुड्स बेच रहे हो तो गुड्स ना लिखो, फिर तो सेल्स लिखो, क्योंकि गुड्स के केस में गुड्स अकाउंट इस्तेमाल किया ही नहीं जाता मेरे बाबू। तो यहां आएगा मेरा सेल्स अकाउंट, ऐसे करके, ठीक है जी। इसके अलावा देन जनवरी 10 20,000 का सामान की पेमेंट की है हमने, किसे की है, रमेश को की है, तो ठीक है जी ओके। जनवरी 10 रमेश, जनवरी 10 रमेश। और कितने का क्या किया है, 20,000 की पेमेंट की है, ठीक है जी ओके, ठीक है जी। तो इस तरीके से हो गया हमारा, ठीक है जी। अगेन पैसा आ रहा है 15 जनवरी को, गुड्स सोल्ड किए हैं हमने 10,000 के, तो ठीक है 15 जनवरी को फिर से गुड्स सोल्ड किए हैं तो सेल्स नाम से आ जाएगा। कितने का किया है, 10,000 का सामान बेचा है, ठीक है जी ओके। इसके अलावा
देन पेड वेजेस, जनवरी 20 को हमने वेजेस पे की है, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा। और हर जगह अकाउंट अकाउंट तो हर जगह मतलब उम्मीद करूंगा ये बेसिक बातें तो समझ में आ ही गई हैं हमें, ठीक है जी। अकाउंट 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 और ऐसे करके हर जगह लिख दिया करते हैं हम। खैर वेजेस हमने 20 तारीख को 10,000 रुपये की पे की हैं, तो 20 तारीख को 10,000 रुपये की पे की हैं, ठीक है जी, ओके। इसके अलावा ये जनवरी 25 की ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड ही नहीं करनी थी, तो इसे तो हम लिखेंगे ही नहीं यहाँ पर, ठीक है जी। तो इसे तो हम लिखेंगे ही नहीं यहाँ पर क्योंकि ये तो आनी ही नहीं है, ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। उसके बाद में पेड रेंट बाय चेक जनवरी 31 तो 5,000 रुपये, ठीक है जी, ओके। तो जनवरी 31 बाय एक मिनट ये ट्रांजैक्शन भी नहीं आएगी। वैसे तो हम पे कर रहे हैं बट पैसा जा भी रहा है, बट हमने सबसे पहले बोला था कि ये जो सिंपल कॉलम कैश बुक है ये तो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करती है, यानी बैंक ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड नहीं करती है। हाँ, जो डबल कॉलम कैश बुक होगी वो कैश को भी रिकॉर्ड करेगी, बैंक को भी, लेकिन फिलहाल तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सिंपल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। तो डन, उस क्वेश्चन के हिसाब से तो मैंने शुरुआत में इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि आदत तो पेपर में ज्यादातर डबल कॉलम कैश बुक आती है ज्यादातर, और इसलिए ही मैक्सिमम बातें उसी के हिसाब से ही बैठी हुई है दिमाग के अंदर। तो मुद्दा यह है कि इसलिए इसे यहाँ पर क्रेडिट लिख दिया गया था, जबकि यहाँ आएगा नहीं क्रेडिट। जब डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तब आएगा क्रेडिट। तो फिलहाल तो क्योंकि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो चेक से पेमेंट का मतलब ये तो बैंक से पैसा जाएगा, तो फिजिकल कैश में तो हमने कोई पेमेंट नहीं की है। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए भी मैं यही लिखूंगा, क्या लिखूंगा, नोट टू बी रिकॉर्डेड। क्यों? क्योंकि ये पैसा कैश की फॉर्म में नहीं गया है। सिंपल कॉलम कैश बुक जो ये वाली कैश बुक है हमारी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करती है। तो ये दो चीजें हैं ये मैं यहां से हटा रहा हूं। तो उम्मीद करूंगा याद रखोगे आप लोग, जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, अगर बैंक से कोई पेमेंट आप कर रहे हो तो वो आप सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे जी, बिल्कुल भी। तो इसी के साथ में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी हैं। इसके बाद में क्या करना होता है जी, इसके बाद में करते हैं हम लेजर की तरह बैलेंसिंग। तो अगर जिसने भी लेजर चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो वो अब आगे की बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। हम करते क्या हैं, कुछ नहीं, काफी ज्यादा आसान सा काम, हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। टोटल मतलब इधर का टोटल करेंगे और उधर का टोटल करेंगे। और कैश बुक में ज्यादातर बार 95% सिचुएशन में डेबिट साइड ही बड़ी होती है। अगर आप फिलहाल के लिए अभी भी टोटल वोटल करके देखो तो देखो ये वाला जो टोटल आ रहा है, ये मैं ऐसे सर्कल मार रहा हूं, आपको नहीं मारना, ठीक है जी। ये लगभग कितना 2,38,000 आएगा, जबकि ये टोटल ऊपर से ही नजर आ रहा है। ये तो टोटल कितना ही हो जाएगा, ये 80 और ये 1,10,500 होगा। तो कुल मिला के ऊपर से ही नजर आ रहा है कि हाँ मतलब ये वाला टोटल जो कि है वो छोटा है। सबसे पहले आप टोटल करते हो दोनों साइड का, फिर आप उस टोटल को यहां नीचे रिप्रेजेंट करते हो। कितना है टोटल? 2,38,000। तो आपने यहां रिप्रेजेंट किया 2,38,000 और फिर इसी ही सेम टोटल को आप यहां पर भी रिप्रेजेंट कर दोगे। ऐसा नहीं है कि यहां पर जो आप टोटल है वो इन सब फिगर का करना है, जो बड़ा टोटल है उसी को दोनों साइड लिख देना है। यानी सबसे पहले आप अंदाजा लगाओ कि हाँ भाई बड़ा टोटल कौन सा आ रहा है, या कैलकुलेट ही कर लो, जो भी बड़ा टोटल है उसे दोनों साइड लिख दो। देन जो छोटी साइड है, जैसे फिलहाल अभी क्रेडिट साइड छोटी है, तो इधर की साइड आप लिख देते हो क्या, जनवरी 31, यानी कि जिस मंथ की आप अकाउंटिंग कर रहे हो उस मंथ के बिल्कुल एंड में आप लिखते हो बचा हुआ बैलेंस। और वो बचा हुआ बैलेंस को आप कहते हो बैलेंस CD, यानी बैलेंस कैरिड डाउन, यानी अगले महीने में जा रहा है वो बैलेंस। और वो बैलेंस कैसे निकालते हो आप, ये जो बाकी फिगर बची हैं इन सब का टोटल कर लीजिए। जैसे फिलहाल के लिए इन सब का टोटल आपका कितना आएगा, 1,10,500। और बस ये जो 2,38,000 था टोटल, जो बड़ा टोटल था, जो आपने जबरदस्ती दोनों साइड लिख दिया, तो इस 2,38,000 में से ये आपको माइनस कर देना है। तो बस इतनी सी बातें हैं मेरे बाबू। तो 1,27,500 आ जाएगा। कैसे आया ये 1,27,500? ये जो ये 2,38,000 बड़ा टोटल था उसमें से छोटा टोटल माइनस करके छोटे वाली साइड दिखा दिया हम लोगों ने। कई बार उल्टा भी होता है, क्रेडिट साइड बड़ी होती है, तो उस सिचुएशन में क्रेडिट का टोटल दोनों तरफ दिखा दिया जाता है। उस सिचुएशन में जो बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ये जो बैलेंस CD निकल के आया, ये फिर इधर आता है अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी। बट आमतौर पर सिंगल कॉलम कैश बुक में तो ऐसा कभी नहीं होगा, डबल कॉलम कैश बुक में कभी कभी होगा। तो आमतौर पर तो डेबिट साइड ही बड़ी आती है। तो बड़ी में से छोटी साइड माइनस करके एक लाइन में क्या कहें,
बड़ी में से छोटी साइड माइनस करके छोटी साइड लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, बस इतनी सी बात है। तो डन जी डन। इसी के साथ में ये सबसे पहली हमारी बातें थी सब्सिडरी बुक में, कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंपल कैश बुक विच इज सो सिंपल, तो वो हमारी बातें खत्म होती है इसी के साथ। तो डन। इसी के बाद आज की लेक्चर की बात समाप्त हुई। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे तो हम देखेंगे बेसिकली डबल कॉलम कैश बुक। और बाकी भाई अगर अभी तक की पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं, जैसे अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आप लोगों को दिक्कतें हैं तो उसे चेकआउट कर सकते हो आप लोग जरूर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। जर्नल नहीं आता मुझको, जर्नल को चेकआउट कर सकते हो। तो डन। इसी के साथ मेरी बात खत्म होती है। ओके डन, टाटा बाय बाय।